देखो इधर लास्ट क्लास में ना हम ये डिस्कस कर रहे थे वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, एंड वी हैव सीन व्हाट कि सारे के सारे फोर्सेस का वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जितने भी फोर्सेस ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, मान लो उस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उस ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है, उस ऑब्जेक्ट पे स्प्रिंग का फोर्स लग रहा है, उस ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, उस ऑब्जेक्ट पर हमने कोई एक्सटर्नल फोर्सेस लगाए, इन सारे फोर्सेस का वर्क डन हमें देगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कोई भी फोर्स हम इग्नोर नहीं करेंगे। और एक बात और ध्यान से सुनना, जब आप इस पर्टिकुलर थ्योरम को यूज करोगे किसी सिस्टम के लिए, फॉर अ सिस्टम, मान लो तुमने कहा कि ये एक ब्लॉक है M1, इसके ऊपर ये एक और ब्लॉक रखा है M2, मैंने कहा चलो ठीक है इस पूरे सिस्टम के लिए यूज करते हैं। नॉर्मली हम अब तक देखते आ रहे हैं कि अगर हमने सिस्टम लिया तो सिस्टम का एक्सेलरेशन वगैरह ढूंढते वक्त इंटरनल फोर्सेस को हम नहीं देख रहे होते, लेकिन अब इस केस में अगर तुम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर रहे हो सिस्टम के लिए तो इंटरनल फोर्सेस के वर्क डन को भी देखोगे। ठीक है, सो वेन एवर वी आर यूजिंग इट, खाली M2 के लिए यूज कर रहे हैं झंझट नहीं है, लेकिन अगर सिस्टम के लिए यूज कर रहे हो वर्क एनर्जी थ्योरम तो कंसीडर वर्क बाय इंटरनल फोर्सेस ऑल्सो, क्योंकि ऐसा कई बार होगा कि इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन कभी जीरो होगा कभी नहीं होगा, इस पे मैं डिटेल में आऊंगा आगे। ठीक है, सेंटर ऑफ मास चैप्टर में ये बहुत डिटेल में आएगा, इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स। तो अभी ये समझ लो कि अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम किसी सिस्टम पे लगा रहे हो, उस सिस्टम में मान लो उस सिस्टम में M1 भी है, M2 भी है, M3 भी है, इनके बीच आपस के जो फोर्सेस है ना उनको भी देख लेना, कहीं वो वर्क तो नहीं कर रहे। कभी कर रहे होंगे कभी नहीं कर रहे होंगे, कब कर रहे होंगे कब नहीं कर रहे होंगे दैट वी विल डिस्कस लेटर। फिलहाल नोट कर लो इस चीज को, नोट करो इसको जो भी बोर्ड पे लिखा है। एंड राइट दिस, स्टेटमेंट वाइज भी लिख लो। when we use work energy theorem for a system, when we use work energy theorem for a system, when we use work energy theorem for a system, work done by internal forces will also be considered. highlight करना इसको, work done by internal forces will also be considered. ठीक है, और एक चीज सुनना, जब आप इस थ्योरम को यूज करोगे किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम से, नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी इस थ्योरम को हम यूज कर सकते हैं। तो जब आप इस थ्योरम को किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम से यूज करोगे तो स्यूडो फोर्स का वर्क डन भी कंसीडर करोगे, मतलब कोई भी ऐसा फोर्स जो वर्क कर रहा है हमें इग्नोर नहीं करना। इस पॉइंट को भी लिखो, while using this theorem from a non-inertial frame, while using this theorem from a non-inertial frame, consider work done by pseudo forces also. Consider work done by pseudo forces also. So Swaya bete, we have discussed work energy theorem. सारे के सारे फोर्सेस का वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सिस्टम के लिए यूज करोगे तो इंटरनल फोर्सेस के वर्क डन को भी देखना है, नॉन इनर्शियल फ्रेम से यूज करोगे तो स्यूडो फोर्स के वर्क डन का भी ध्यान रखना है आपने। ओके, डेरिवेशन आपका जैसे अभी स्कूल एग्जाम आएंगे डेरिवेशन आ जाता है तो आप ऐसे कर सकते हो, dw इसको आप लिख सकते हो FDX, ऐसे लिख सकते हो आप। मान लो फोर्स वेरिएबल था
और एक सिंपल केस ले लेते हैं जहां पे ऑब्जेक्ट सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है, तो वर्क डन यही होगा ना। अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नहीं चल रहा तो एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, और डी आर वेक्टर को क्या लिखते हैं, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। कब याद नहीं किया, सब याद नहीं, समझा नहीं सब, तो साथ साथ आंसर दो। तो अगर पार्टिकल सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है, हमने लिखा डी डब्ल्यू इज एफ डी एक्स। ये एफ क्या है, व्हाट इज एफ, सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट। तुमने लेना है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, तो ये सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, इक्वल टू एम ए, है ना। इसके बाद तुम ये लाइन एक बार लिख ही लो प्रॉपर, क्योंकि स्कूल एग्जाम ना, नहीं तो नंबर कट जाते हैं तुम लोगों के। डेरिवेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम लिखा था ना, चलो फिर रहने दो, यही डेरिवेशन है ना। ये एम ए डी एक्स, फिर ए को लिखते हो वी डी वी बाई डी एक्स कैंसिल और सॉल्व कर देते हैं हम, ठीक है। सो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर डिराइव, थोड़ा एक्सप्लेन कर देना अच्छे से। ये लाइन लिखने के बाद लिखना हियर एफ इज रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, दैट्स व्हाई वी कैन राइट एफ इक्वल टू एम ए, इट्स ओके। बस उसके बाद ए को वी डी वी बाई डी एक्स लिख के एंड वी कैन सॉल्व इट। अच्छा, अब इसका यूज देखना जरा वर्क एनर्जी थ्योरम का। इस वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करेंगे, ये एक क्वेश्चन है सिंपल सा, हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। आजा बेटे, इतना लेट क्यों हो गए। ये एंगल थीटा है, हमने यहां ए से ब्लॉक को रिलीज किया, ये बी पोजीशन है, ये सी है, ए से बी तक एस लेंथ है इंक्लाइन प्लेन की और ये स्मूथ है, बी से सी तक फ्रिक्शन है, इसकी भी लेंथ एस है, और इस फ्रिक्शन का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट नहीं पता, हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। ए से अगर हमने इस ऑब्जेक्ट को जीरो इनिशियल वेलोसिटी से रिलीज किया, पहले ये तेजी से एक्सेलरेट हुआ बी तक, उसके बाद रिटार्ड होके सी पे आके ये रुक गया ऐसे। तो हमारा सवाल था कि भाई म्यू की वैल्यू क्या है, कर चुके हैं ये क्वेश्चन हम, 2 tan थीटा आंसर बना था इसका। अब इसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम से देखना कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नोट कर लो एक बार दोबारा। डायग्राम बनाओ जल्दी। Block is released from A. Block is released from A and again it comes to rest at the bottom of incline. And again it comes to rest at the bottom of incline. If half of the plane is smooth and other half is rough, if half of the plane is smooth and other half is rough, then find the value of mu. Half of the plane is smooth and other half is rough, then find the value of mu. ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से आप कोशिश करो इसको सॉल्व करने की, ठीक है। यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम सोचो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, एक बार दिमाग लगाओ। आप दोनों भी बेटे, देवंशिका और तरन, कोशिश करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। यूज करो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो क्या होगा इस क्वेश्चन में, चलो देखो इधर बेटे, और भी मौके आएंगे आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने के। ये ब्लॉक जब ऐसे चलेगा, ठीक है, नॉर्मल फोर्स कोई काम करेगा नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है और नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर है।
तो ये नॉर्मल फोर्स तो हर वक्त मोशन के परपेंडिकुलर है, इसका वर्क डन तो आएगा 0। ग्रेविटी को भी तोड़ दो, mg cos थीटा भी कोई वर्क नहीं करेगा, mg cos थीटा भी हर वक्त मोशन के परपेंडिकुलर है। mg sin थीटा इधर लग रहा है, mg sin थीटा, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, तो यहाँ पे दो ही फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक mg sin थीटा और आधी जर्नी के बाद जब फ्रिक्शन आएगा म्यू mg cos थीटा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय दिस mg प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये भी बताया करो कि आप इस थ्योरम को किस पोजीशन से किस पोजीशन, भाई काइनेटिक एनर्जी लोगे ना फाइनल इनिशियल, तो कहां से कहां तक के लिए लगा रहे हो, तो मैं इसको यूज कर रहा हूं ए से लेकर डायरेक्ट सी तक। ठीक, mg ने कितना वर्क किया, mg sin थीटा इंटू 2s, ये mg का वर्क डन है कि नहीं है, mg sin थीटा का डायरेक्शन किधर है, डाउन द इंक्लाइन, डिस्प्लेसमेंट भी तो डाउन द इंक्लाइन है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना डिग्री है, 0 डिग्री एंगल है, mg sin थीटा इंटू 2s। ओके, नाउ आधे रास्ते के बाद ये b से c फ्रिक्शन भी आ जाएगा, फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की ओर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे की ओर, इसलिए फ्रिक्शन का वर्क डन कितना आएगा, म्यू mg cos थीटा इंटू s इंटू कॉस 180 डिग्री। बिल्कुल ये वही है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, दिस विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का चेंज तो हुआ ही नहीं, लास्ट में भी काइनेटिक एनर्जी 0 है, शुरू में भी 0 है, बीच में आई थी, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे तो बस फाइनल और इनिशियल वैल्यूज को देखना है इस केस में, तो समझ रहे हो ना। वर्क एनर्जी थ्योरम कभी भी यूज करोगे सात्विक अलर्ट पे, तो एकदम आप बताओगे किस पोजीशन से किस पोजीशन तक के लिए आप थ्योरम को यूज कर रहे हो, ए से सी, ये कितना आ जाएगा, mg तो कॉमन ले लो, mgs mg ये ऐसे ही चलने दो, mg sin थीटा इंटू 2s आएगा, ये cos 180 की वजह से माइनस हो जाएगा, मैं इसको उधर ले जा रहा हूं, दिस इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा इंटू s हो जाएगा, माइनस साइन आया था ना, मैं उधर ले गया। नाउ यहां से ये mg कैंसल, s कैंसल, म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 2 sin थीटा बाय cos थीटा, 2 tan थीटा, कितनी जल्दी हो गया क्वेश्चन। वो वाला मेथड आप रिकॉल करके देखना, आपने पहले ए से बी तक इक्वेशन लगाई थी, वी स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस 2as, फिर बी से सी तक लगाई थी, पहले ए से बी यूज करी थी, फिर बी से सी यूज करी थी। ए से बी एक्सेलरेशन क्या था, जी साइन थीटा खाली, बी से सी कितना आकृति बेटे एक्सेलरेशन था, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, फ्रिक्शन भी तो आ गया था बी से सी में, एक लाइन में ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा, बस एक बार आपने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, सॉल्व करो, नोट करो इसको, नोट करो, नोट करो कबीर। Normal force or mg cos theta are not doing any work because they are perpendicular to the direction of motion. ठीक है बेटे, चलो अगला क्वेश्चन आप करके दिखाओ, फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करना, बेसिक सा ही क्वेश्चन है अभी, जस्ट स्टार्टेड। ये एक हाइट कैपिटल एच से आपने यहां से एक ब्लॉक को 0 इनिशियल स्पीड से रिलीज किया, जब ये ग्राउंड पे पहुंचा तो ग्राउंड पे टकराने से ठीक पहले इसकी स्पीड है अंडर रूट ऑफ 1.5 GH। ठीक, अगर एयर फ्रिक्शन हम ना लेते तो ये हम काइनेमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, ये स्पीड आती है √2 GH, पढ़ा हुआ है, बड़ी स्पीड अब कम रह गई, 2 से कम रह गई, क्यों, फ्रिक्शन है। तो अब मुझे ये बताओ यहां से लेकर यहां तक आते आते फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया, आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ mgh, इस ब्लॉक का मास m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g और हाइट h। क्वेश्चन लिखो एक बारी,
block is released from a height h under gravity. Block is released from height capital H it reaches at the bottom with a speed under root 1.5 gh. It reaches at the bottom with a speed of under root 1.5 gh. Then find work done by friction force. Then find work done by friction force. ठीक है, टॉप से हमने इसको रिलीज किया, ये ग्राउंड पे पहुंचा विद अ स्पीड ऑफ अंडर रूट 1.5 gh. बात है नहीं बेटे? तुम जानो। प्रॉपर एक एक स्टेप लिख के अभी करो, जल्दीबाजी नहीं करना, एक एक स्टेप लिखो। देखो इसमें व्हाट इज हैपनिंग, इस ब्लॉक पर दो फोर्सेस खाली लग रहे हैं, एक लग रहा है ग्रेविटी और एक लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, है ना? दो ही तो फोर्सेस इस पे एक्ट कर रहे हैं और तो कोई तीसरा फोर्स है ही नहीं है। ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क करेगा, फ्रिक्शन नेगेटिव, क्योंकि ये ब्लॉक डाउनवर्ड जा रहा है ऐसे, तो ये वाला फोर्स तो मोशन की तरफ है तो ये पॉजिटिव वर्क करेगा और ये वाला फोर्स मोशन के अपोजिट है, ये नेगेटिव। तुम्हें नहीं पता इसका वर्क डन कितना है, तुम उसे ऐसे ही छोड़ दो, नेगेटिव अपने आप आंसर आएगा। आप क्या लिखोगे फिर से, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, यानी दिस इज इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, दिस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m v स्क्वायर माइनस इनिशियल कितनी है, 0। नाउ ग्रेविटी कितना वर्क करेगा, ग्रेविटी फोर्स नीचे है mg और इसका डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है h, सो mg इंटू h इंटू कॉस 0, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ द एंगल, तो mg का तो वर्क डन यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है, कितना आएगा mgh। फ्रिक्शन का वर्क हमें पता नहीं है, उसे आप ऐसे ही छोड़ दो, दिस इज इक्वल टू हाफ m और v स्क्वायर कितना आ गया, v स्क्वायर आ गया 1.5 gh, दैट इज 3/2। तो यहां से बस सॉल्व करो, ये आंसर आ जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज माइनस ऑफ mgh/4, ये आंसर आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, संप्रीत बेटे बातें नहीं, माइनस mgh/4, नोट करो इसको। सिद्धार्थ डाउट है कहीं? यार फाइनल काइनेटिक एनर्जी बेटे अक्षय, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ mv स्क्वायर, थोड़ा तो ध्यान देके पढ़ बेटे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी बेटे लिखा है हमने हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। कंजर्वेटिव फोर्सेस, आइडिया किसी को क्या होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस? भव्या, व्हाट आर कंजर्वेटिव फोर्सेस? जैसे हम बोलेंगे ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है, स्प्रिंग का फोर्स वी विल से कंजर्वेटिव फोर्स है, दो चार्जेस के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन या अट्रैक्शन आता है दैट इज आल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। ये है क्या, ऐसी इनमें क्या स्पेशल बात है? देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो फोर्सेस होते हैं ना कंजर्वेटिव फोर्सेस, इनका किया हुआ वर्क सिस्टम में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जैसे अगर मैं इसको धीरे 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 ऐसे उठा रहा हूं, मैं इस ब्लॉक को, ये m मास का ब्लॉक है मान लो, मैं इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट ऐसे लिफ्ट कर रहा हूं, ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, अभी समझा रहा हूं क्या होता है।
ग्रेविटी की तरह एक्ट कर रहा है नीचे, तुम इसे ग्रेविटी के अगेंस्ट ऐसे ऊपर लेके जा रहे हो, ऐसे ऊपर, तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई, ऐसे बोलते हो ना mgh, वो एक्चुअली एनर्जी इसके अंदर नहीं है, वो स्पेस में है। वो बातें थोड़ी एडवांस लेवल पे जाती है, हमें आप कह लो चलो इसमें स्टोर हो गई, वैसे गलत है। ये जो तुम कहते हो ना हमने इसको ऐसे h हाइट तक ऊपर उठाया तो इसके अंदर एनर्जी mgh आ गई, इसके अंदर कहां से आ गई भैया, इसमें ऐसे कौन से चेंजेस आ गए, एक्चुअली वो एनर्जी स्पेस में स्टोर हो गई। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनके अगेंस्ट अगर तुमने काम किया तो वो सिस्टम की एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं। स्प्रिंग, स्प्रिंग को धीरे 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 ऐसे खींचो, स्प्रिंग को धीरे धीरे ऐसे खींचो, तो फिर से स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट तुम उसको खींच रहे हो कि नहीं खींच रहे हो, तो स्प्रिंग में तो एनर्जी अब तो इसी में स्टोर है ना, स्प्रिंग एनर्जी आ गई ना, स्प्रिंग के अंदर एनर्जी आ गई, छोड़ो इसको, क्या होगा, भागेगा ना तेज तुरंत। ठीक है, ऐसे ही मान लो दो मैग्नेट है, बड़े स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों का पास पास है, भागना चाहते हैं ना बड़ी तेज, तुम उन दोनों मैग्नेट को बड़ी तेज, बड़े मतलब ऐसे जोर लगा के ऐसे खींच के दूर करो, फिर से तुमने उनके फोर्सेस के अगेंस्ट काम किया तो सिस्टम की एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनका वर्क डन सिस्टम के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, और वो वर्क को आप वापस रिट्रीव कर सकते हो। फ्रिक्शन ऐसा नहीं है, फ्रिक्शन के केस में क्या होगा, ये ब्लॉक था ऐसे, तुमने इस ब्लॉक को ऐसे v स्पीड दे दी, ये यहां पे आके रुक गया, दिस ब्लॉक स्टॉप्स, इस ब्लॉक की सारी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर कहां पे चली गई, ये चली गई वर्क डन बाय फ्रिक्शन में। फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन कर दिया, माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। इस केस में भाई इसकी काइनेटिक एनर्जी घटाने वाला कौन है, फ्रिक्शन ही तो है। इस केस में तो ग्रेविटी और एन तो काम ही नहीं करेंगे। ये ब्लॉक को तुमने डाइनिंग टेबल पर रख के ऐसे स्लाइड करा दिया, इसकी काइनेटिक एनर्जी को कौन खा गया, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ने वर्क किया। अब तुम बोलो ये एनर्जी वापस ला सकते हो कहीं से, कहां गई ये एनर्जी, हीट, टेबल गर्म हो जाएगा ना, तुम ऐसे 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 करो तो हाथ भी गर्म होगा, ये भी और ये भी गर्म होगा, तुम्हारा वर्क डन सारा कहां चला गया, हीट, वापस कहां से लाओगे, नहीं ला सकते, है ना। तो फ्रिक्शन इसको बोलते हैं डिसिपेटिव फोर्स, मतलब ऐसा फोर्स जो एनर्जी को किसी ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर गया कि अब वहां से तुम उसको वापस नहीं ला सकते। कल को कोई टेक्नोलॉजी तुम बना लो तो बना लो, कल को ऐसे 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 किया ये हीट अप हो गया, कल को शायद कोई ऐसी टेक्नोलॉजी की वापस उस हीट से कुछ और काम करा लो। भाई एनर्जी को तुम डिस्ट्रॉय तो कर नहीं सकते, ये तो पढ़ा होगा ना, एनर्जी को खाली हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस जब काम करते हैं तो जो एनर्जी डेवलप होती है वो सिस्टम से हम वापस ले सकते हैं। तुमने अपने हाथ में ऐसे ब्लॉक को ऐसे धीरे 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 ऐसे उठाया, तुमने कहा कि इसमें mgh एनर्जी आ गई, एनर्जी स्टोर हो गई, अब मुझे वो एनर्जी वापस चाहिए, छोड़ दो इसको, छोड़ दो तो ये ब्लॉक भाग के तेज नीचे आएगा, तो ब्लॉक के पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ एम वी स्क्वायर, वो mgh से ही तो मिली इसको। इस स्प्रिंग को तुम ऐसे कस के ऐसे खींचो, ऐसे 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 खींचो, तो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी आ गई, वापस चाहिए वो एनर्जी, छोड़ दो इसको, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में वापस आएगी ना। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनके अगेंस्ट अगर तुमने सिस्टम को चलाया, जैसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे है, ग्रेविटी के अगेंस्ट तुमने ब्लॉक को ऐसे धीरे धीरे उठाया तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी और वो एनर्जी तुम वापस ले सकते, मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस का किया हुआ वर्क जिस एनर्जी में गया है वो एनर्जी डिसिपेट नहीं हुई, यू कैन टेक इट बैक। समझ में आ रही बात, फ्रिक्शन का आप नहीं ला सकते वापस, समझ में आ रही है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जिनके अगेंस्ट जब हम वर्क करेंगे तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी पता है ना, एनर्जी possessed by a system due to by virtue of its position or configuration. Kinetic energy is due to motion, it is due to position or configuration. ठीक, कंजर्वेटिव फोर्सेस को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को A से B लेके जाऊं, A से B, एक बार मैं A से B इस रास्ते ऐसे ऐसे लेके गया, एक बार मैं A से B ऐसे सीधा ले गया, एक बार मैं A से B ऐसे इस रास्ते लेके गया, कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन
इन तीनों रस्तों पे सेम आएगा। कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन एक्चुअली पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता। आप इस ऑब्जेक्ट को ए से बी किसी भी तरीके से ले जाओ, मान लो तुम ए से बी जब ऐसे लेके गए तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क आया 10 जूल, तो इस रास्ते भी वर्क आएगा 10 जूल, इस रास्ते भी वर्क आएगा 10 जूल। फ्रिक्शन ऐसा नहीं है, फ्रिक्शन का वर्क डन अलग आएगा। मान लो आप टेबल पे एक ब्लॉक को रखो, ठीक, पहले आगे ले जाओ फिर पीछे ले आओ, अब चेक करो फ्रिक्शन का वर्क, या गोल घुमा दो ऐसे, अब चेक करो फ्रिक्शन का वर्क, या टेबल पे ब्लॉक को रख के सीधा ऐसे ले जाओ या ऐसे घुमा फिरा के यहां ले आओ, दोनों केसेस में फ्रिक्शन का वर्क अलग अलग आएगा। कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है। ऑल्सो अगर आप एक ऑब्जेक्ट को ए से चलाओ और इसको घुमा फिरा के वापस ए पर ले आओ, कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन आएगा 0। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इन अ राउंड ट्रिप इज 0। ये वो फोर्सेस हैं जिनका वर्क डन वेस्ट नहीं होता, इट गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द सिस्टम एंड वी कैन टेक इट बैक। दो चार्जेस तुम अपने हाथ में ऐसे पकड़ो, ठीक है, एक है प्लस क्यू एक है माइनस क्यू, ऐसे पास पास थे प्लस क्यू माइनस क्यू, दूर करो इन्हें, बड़ा जोर लगाना पड़ेगा दूर करने में, ओके, ऐसे दूर कर दिया, ऐसे एनर्जी आ गई है इसके अंदर, वापस कैसे मिलेगी, छोड़ दो। तुम जब भी कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट सिस्टम को लेके जाओगे, सिस्टम में एनर्जी आएगी, यू नीड दैट एनर्जी बैक, छोड़ दो सिस्टम को, एनर्जी वापस मिल जाएगी। ओके, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस का किया हुआ वर्क डिसिपेट नहीं होता, वेस्ट नहीं होता, एनर्जी के फॉर्म में सिस्टम में स्टोर हो जाता है। ओके, ये जो ब्लॉक को तुमने उठाया ना, तो ये जो mgh एनर्जी सिस्टम में और आ गई, वो स्पेस में स्टोर है, ब्लॉक के अंदर नहीं है। ब्लॉक में थोड़ा ना कुछ चेंजेस हो गए थे। ओके, फील्ड एनर्जी बोलते हैं उसको, वो आगे के कॉन्सेप्ट है, अभी तुम चुपचाप उसे बोलो ब्लॉक के पास आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, गलत है वैसे वो, mgh। इज दिस ओके? नोट करो इस चीज को। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, work done by conservative forces is independent of the path. Work done by conservative forces is independent of path. It only depends on initial and final position. It only depends on initial and final position. Also, work done by conservative forces in a round trip is 0. Work done by conservative forces in a round trip is 0. ये ऐसे करके नोट कर लेना, ए से बी मैं इस ऑब्जेक्ट को पाथ 1 के थ्रू लेके गया, पाथ 2 के थ्रू, पाथ 3, तीनों में वर्क डन आएगा सेम। और इस केस में मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमा के लेके आया, कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क आएगा 0। ठीक, राउंड ट्रिप में कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क 0। ए से बी तुम इस ऑब्जेक्ट को किसी भी रास्ते लेके जाओ, कंजर्वेटिव फोर्स अगर वहां पे है उसका वर्क सेम आएगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है जैसे फ्रिक्शन है और कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, उनका वर्क अलग अलग रास्ते अलग अलग आएगा। ठीक है, तो हरनूर बेटे क्या होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस? सामने देख के बोलो। जिनका वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, जिनका वर्क राउंड ट्रिप में 0 आता है। कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट जब भी हम सिस्टम को मूव कराएंगे तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। लिखो इस बात को भी, whenever we move a system against conservative forces, whenever we move a system against conservative forces,
then potential energy of the system will increase. Whenever we move system against conservative forces, then potential energy of the system will increase. जैसे ये हमारी अर्थ है, अर्थ का मास me, रेडियस re, कितना होता है अर्थ का मास? 6 इंटू 10⁻24 kg। कितना होता है रेडियस? 6400 किलोमीटर के आसपास। ये हमारी अर्थ है, ठीक है, 6400। ये एक छोटा सा ब्लॉक रखा है यहाँ पे, इसका मास है स्मॉल m। आपने इस ब्लॉक को पकड़ा और इसको धीरे 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 ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट h हाइट ऊपर उठाया। आप इस ब्लॉक को धीरे 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 उठा के यहां से यहां ले गए h हाइट तक, और ये h अर्थ की रेडियस से बहुत बहुत छोटा है। मान लो 10 मीटर बस ऊपर उठाया हमने। हमारे इस चैप्टर में हम ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं करेंगे कि हम एक ब्लॉक को उठा के 10,000 किलोमीटर ऊपर ले गए। वो ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे ऐसे सवाल। फिलहाल हम कहेंगे ब्लॉक h हाइट ऊपर गया, 5 मीटर 10 मीटर लाइक दैट, जरा सी हाइट ऊपर गया। अगर ये हाइट अर्थ की रेडियस से बहुत कम है तो यहां से यहां अर्थ का पुल लगभग कांस्टेंट रहेगा mg। इतना तो पता ही है ना आपको कि अगर बहुत ज्यादा दूर ले जाओ तो फिर अर्थ का फोर्स अब mg थोड़ा होगा, चेंज हो गया होगा, g की वैल्यू बदल गई होगी। ओके, तो उस चीज को अभी हम परे कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। अगर तुमने इस ब्लॉक को धीरे धीरे h हाइट उठाया, वेयर h इज वेरी वेरी स्मॉल, तो तुम लोगों ने 9th-10th क्लास में ये पढ़ा है, हम कहते हैं सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी mgh बढ़ गई। 9th क्लास में छोटे बच्चों की तरह पढ़ रहे होते हो, अभी भी कई चीजें ऐसी पढ़ रही हैं। कल को कोई रिसर्च करेगा फिजिक्स में, वो कहेगा 11वीं 12वीं बेसिक्स ही है, वो तो धीरे धीरे ही सीख रहे हो आप। आप क्या बोलते थे? ब्लॉक को ऐसे ऊपर उठाया तो ब्लॉक के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई? mgh। ये ब्लॉक की नहीं है, ये सिस्टम की एनर्जी है। मैंने क्या लिखवाया है? वेन एवर वी मूव अ सिस्टम अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस। तुमने ये अर्थ ब्लॉक सिस्टम था, इस सिस्टम के डिस्टेंस को तुमने h बढ़ा दिया, समझ रहे हो? तो अब ये जो सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई ना mgh, ये सिस्टम की एनर्जी है। इस स्मॉल g में अर्थ का मास भी छुपा हुआ है। मतलब ये कोई थ्योरी क्वेश्चन आया तो ध्यान रखना, मैं आपसे कहूंगा ये mgh ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी है, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। ये mgh ब्लॉक अर्थ सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीज है। इस वक्त भी जब ये ब्लॉक अर्थ के सरफेस पे पड़ा है, इस वक्त भी इस ब्लॉक और अर्थ के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। तुमने उस पोटेंशियल एनर्जी को mgh बढ़ा दिया है। तुम जब भी कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट सिस्टम को चलाओगे, कंजर्वेटिव फोर्स तो नीचे लग रहा था ना, उसके अगेंस्ट तुमने ऐसे ऊपर उठा दिया, तो इस अर्थ ब्लॉक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी तुमने इतनी बढ़ा दी। इस स्मॉल g में अर्थ का मास छुपा हुआ है, ठीक है। स्मॉल g की वैल्यू क्या आती है? अभी इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी नहीं, ये आती है कैपिटल G me बाय re स्क्वायर। कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 रेज, सिद्धार्थ अलर्ट बेटे एकदम, 6.67 इंटू 10 रेज पावर -11। ओके, तो ये mgh ब्लॉक की नहीं है, ये ब्लॉक अर्थ सिस्टम की है पोटेंशियल एनर्जी। ये दो चार्जेस थे Q1 और ये चार्ज था Q2। ये दोनों चार्जेस, मान लो ये माइनस था, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के पास आना चाहते थे, तुमने इनको पकड़ा और इनके सेपरेशन को बढ़ा दिया, इनको दूर करा एक दूसरे से। अब ये Q1 और Q2 यहां आ गए, ये Q1 आ गया, ये माइनस Q2 आ गया। ऐसा करने में तुमने इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा दिया है। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज फॉर अ सिस्टम। एक अकेले ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी का कोई मीनिंग नहीं है। ग्रेविटेशनल खासकर इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कितनी होती है वो मैं अभी लिख नहीं रहा, वो +2 में आता है आपके सामने। तो जब भी तुम सिस्टम, 3 तरह के हम देखेंगे, ग्रेविटी वाला, स्प्रिंग और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक बाद में। स्प्रिंग को भी तुम स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट खींचोगे तो हम कहेंगे स्प्रिंग के अंदर एनर्जी आ गई, ठीक है। तो जब भी कंजर्वेटिव फोर्स, क्या लिखा है इस चीज को? वेन एवर वर्क इज डन
against conservative forces, then the potential energy of the system increases. समझ में आ रही है बात? जब भी हम वर्क करेंगे ये नोट कर लो इसको। आपने इस ब्लॉक को h हाइट ऊपर उठाया, आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया, आपने इस सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को mgh बढ़ा दिया। वापस चाहते हो ये एनर्जी, छोड़ दो ब्लॉक को, ब्लॉक नीचे आएगा, इस अर्थ से टकराएगा, कितनी काइनेटिक एनर्जी से? हाफ mv² mgh के ही बराबर होगा। वो जो mgh एनर्जी बढ़ी थी वो सारी वापस आ जाएगी हाफ mv² के अंदर। ओके, तो बस सीधी सी बात है मेरी, समझना, कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट तुमने सिस्टम को मूव करा तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। इसीलिए हम कहते हैं, अगली थ्योरम आ रही है आपके पास, एक थ्योरम आई, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगली थ्योरम है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव को मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख दिया, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये एक नई थ्योरम। कंजर्वेटिव फोर्सेस, हमने क्या बोला? कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट अगर तुमने काम किया तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। जब तुम ब्लॉक को, बेटा श्रेया इधर ध्यान से सुनो, जब तुम ब्लॉक को ऐसे धीरे धीरे उठा रहे थे, ऐसे धीरे धीरे, तो ग्रेविटी निगेटिव वर्क कर रहा था, तुम पॉजिटिव वर्क कर रहे थे। तुम अगर इस ब्लॉक को ऐसे ऊपर की ओर उठा रहे हो, ये तुम्हारा फोर्स है, ये ग्रेविटी फोर्स है, तुम इस ब्लॉक को धीरे धीरे ऊपर लेके जा रहे हो, स्लोली ऊपर लेके जा रहे हो, तुम पॉजिटिव वर्क कर रहे हो, ग्रेविटी तो निगेटिव कर रहा है। ग्रेविटी किधर है? डाउन। मूवमेंट किधर है? अप। जब भी कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट मोशन होगा, कंजर्वेटिव फोर्स नीचे और मोशन ऊपर हो रहा है, कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट जिधर भी कंजर्वेटिव फोर्स है उसके उल्टे डायरेक्शन में आप बॉडी को मूव कराओगे, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। इसीलिए हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क इज नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव। आप ये सिंपल एग्जांपल देखना जरा। मान लो इस ब्लॉक को आप उठा के h हाइट तक ले गए, यहां से आप इस ब्लॉक को उठा के h हाइट तक ले गए, ये mg किधर था? नीचे, और ऊपर गया ये। सो व्हाट इज द वर्क इन दिस केस बाय कंजर्वेटिव फोर्स? दिस इज इक्वल टू mg इंटू h इंटू कॉस 180, तो माइनस आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू व्हाट? माइनस ऑफ डेल्टा u, यानी u फाइनल माइनस u इनिशियल, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से u फाइनल माइनस u इनिशियल कितना आ जाएगा? mgh। यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी से mgh ज्यादा है। इनिशियल अगर जीरो मान लो, पोटेंशियल एनर्जी हम हमेशा रेफरेंस लेते हैं, कहीं ना कहीं जीरो मान लेते हैं, तुमने कहा इनिशियल जीरो थी तो फाइनल कितनी हो जाएगी? mgh। तो जब भी कंजर्वेटिव फोर्सेस नेगेटिव वर्क करेंगे तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि देखो कंजर्वेटिव फोर्सेस ने अगर नेगेटिव वर्क किया तो नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा यू क्या आएगा? पॉजिटिव। चेंज पॉजिटिव कब होता है? जब फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू से ज्यादा हो, तो चेंज इज पॉजिटिव। वहां पास 100 रुपए थे, अभी 150 है, चेंज पॉजिटिव है, 150 माइनस 100। समझ में आ रही बात? तो अगली थ्योरम नोट करो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। Work done by conservative forces will be equal to negative of the change in potential energy. Work done by conservative forces will be equal to negative of the change in potential energy. नोट करो इसको। आ जाए तो यहां क्या कर रहे हो?
नहीं बेटे, यूनिट टेस्ट वगैरह, यूनिट टेस्ट तो चलो ठीक है। ये चीज क्या, कहां डाउट है बेटे बताओ भाई। हम क्या कर रहे हैं, ये ब्लॉक है मास m का, ठीक, बातें नहीं बेटे। ग्रेविटी किधर है, नीचे। अगर मैंने उसको यहां से, यहां पे ये इनिशियल पोजीशन थी, मान लेता हूं इस जगह पे इस वक्त पोटेंशियल एनर्जी 0 है। किसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसकी और अर्थ की। पोटेंशियल एनर्जी वी ऑलवेज, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज फॉर अ सिस्टम। इसकी और अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी इस वक्त मैंने 0 मान ली, ठीक। आगे जाके ग्रेविटेशन चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। अब मैं इसको धीरे धीरे ऐसे नीचे ला रहा हूं, धीरे धीरे ऐसे नीचे। मेरा फोर्स किधर है, मेरा, हाँ, ग्रेविटी भी नीचे है, मेरा फोर्स भी नीचे, फिर तो इसको भागना चाहिए था। ये इसको तुमने अपने हाथ पे रखा है, धीरे धीरे नीचे ला रहे हो। तुम्हारा फोर्स ऊपर की ओर है, ग्रेविटी नीचे की ओर है, बड़ी स्लोली तुम इसको नीचे ला रहे हो। तुम्हारा फोर्स मामूली सा ग्रेविटी से छोटा है। मान लो इसका वजन है 5 kg, मान लो 5 नहीं है, चलो 5 मान लो, तो 5g कितना हो गया, 50 न्यूटन। तुमने अपने हाथ से इस पे फोर्स लगाया 49.999, क्या होगा, 50 नीचे, तुम्हारे हाथ का फोर्स 49.999 ऊपर, मामूली सा कम है, ये क्या होगा, ये ब्लॉक धीरे धीरे नीचे जाएगा, धीरे धीरे नीचे जाएगा। ग्रेविटी ने पॉजिटिव वर्क किया इस बारी, क्योंकि ग्रेविटी किधर है, नीचे, बॉडी भी किधर जा रही है, नीचे, तो ग्रेविटी कैसा वर्क करेगा, पॉजिटिव। इस बारी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। जब भी सिस्टम कंजर्वेटिव फोर्सेस की तरफ चलेगा तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। इसकी, ये नीचे आने से पोटेंशियल एनर्जी घट रही है ना इसकी, ये तो पता है ना इतनी बात, है ना। अब मैंने मेरा फोर्स कर दिया 50.001। अब ये ब्लॉक धीरे 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 ऊपर जा रहा है, ये धीरे धीरे ऐसे ऊपर जा रहा है। अब क्या हो रहा है, अब मेरा वर्क डन पॉजिटिव है, मेरा फोर्स किधर था, अप, जा भी किधर रहा है, अप। ग्रेविटी का वर्क क्या है, नेगेटिव, और अब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो बस इतना ही मैंने सिखाया है कि जब भी कोई सिस्टम कंजर्वेटिव फोर्सेस की तरफ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, कंजर्वेटिव फोर्सेस के उल्टे साइड चलेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। इसीलिए ये माइनस साइन आता है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस ने पॉजिटिव वर्क किया तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। ये माइनस साइन यही बता रहा है कि अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस ने पॉजिटिव वर्क किया तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, और अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस ने नेगेटिव वर्क किया, यानी तुम बॉडी को ऊपर ले गए, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ओके, so whatever is the work done by conservative force, change in potential energy is negative of that. कंजर्वेटिव फोर्सेस ने नेगेटिव वर्क किया तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी सिस्टम की, ठीक है। सो लिख लो इस बात को, वॉट एवर इज द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वॉट एवर इज द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, वॉट एवर is the work done by conservative force, ब्रैकेट में पॉजिटिव और नेगेटिव, change in potential energy is negative of that। ठीक है, समझ गए। कंजर्वेटिव फोर्सेस ने नेगेटिव वर्क किया, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। कंजर्वेटिव फोर्सेस ने पॉजिटिव वर्क किया, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। तो इसको ऐसे भी कह सकते हो, जिधर कंजर्वेटिव फोर्स है, सिस्टम अगर उसी तरफ जा रहा है या एक्यूट एंगल पर, तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मैंने एक सिस्टम को फ्री छोड़ दिया, मैंने फोर्स अपना हटा लिया, बचा क्या, कंजर्वेटिव, ग्रेविटी बचा। अब तो ये उधर ही जाएगा जिधर ग्रेविटी है, अब तो ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क करेगा पक्का, तो अब पोटेंशियल एनर्जी पक्का घटेगी। तो अगर तुमने एक सिस्टम को फ्री छोड़ दिया तो डेफिनेटली उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। एक सिस्टम रेस्ट पे पड़ा है, तुमने फ्री छोड़ दिया, फ्री छोड़ दिया तो क्या हुआ, ये रेस्ट पे था। अब जिधर भी कंजर्वेटिव फोर्स है, भाई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे पड़ा है तो जिधर भी उस पे फोर्स लग रहा है वो उधर ही भागेगा ना। तुमने छोड़ दिया फ्री, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स तो अपनी ओर ले जाएंगे इसको। तो कंजर्वेटिव फोर्स कैसा वर्क करेंगे, पॉजिटिव।
तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। तो इस बात को भी लिखो, वेन एवर अ सिस्टम इज लेफ्ट ऑन इट्स ओन, whenever a system is left on its own, then it will move in such a way so that its potential energy decreases. It will move in such a way so that its potential energy decreases. ठीक है, कभी भी किसी सिस्टम को तुम फ्री छोड़ोगे, कंजर्वेटिव फोर्सेस उस पर लग रहे हैं, तो पक्का पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, क्योंकि जिधर भी कंजर्वेटिव फोर्स है वो उधर ही ले जाएंगे। क्लियर है? तो अब से आगे ध्यान रखना, अगर आप एक ऑब्जेक्ट को, यहां पे पड़ा है ये ऑब्जेक्ट इनिशियली, ये इनिशियल पोजीशन है इसकी, तुम यहां ले गए इसको, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, एच हाइट ऊपर ले गए यहां से यहां, तुम यहां से यहां कैसे लेकर गए, ग्रेविटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज ही हमने देखा ग्रेविटी कंजर्वेटिव होता है, मैं अगली क्लास में पूरा एक्सप्लेन भी करके दिखाऊंगा, ग्रेविटी का वर्क कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आपको। कभी भी इस जगह से इस जगह में ऑब्जेक्ट को लेके जाऊंगा, मैं कैसे लेके गया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है इसको, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। किसको? ग्रेविटी के वर्क को। यहां से यहां ले जाने में व्हाट विल बी द वर्क डन बाय ग्रेविटी, माइनस mgh होगा हमेशा। जब भी तुम इस पूरे वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में तुम देखोगे यार, ब्लॉक इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन h ऊपर गया, तो ग्रेविटी का वर्क कितना होगा? माइनस mgh। अब तुम लिखोगे यानी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आएगा? डेल्टा यू। डेल्टा यू इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटी, चेंज इन पोटेंशियल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ द चेंज, या डेल्टा यू इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, एक ही बात है, माइनस साइन में इधर से उधर ले गया। सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस mgh, ये कितना आ जाएगा? प्लस mgh। तो अब अगर तुम्हें कभी भी एक ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से वर्टिकली एच ऊपर दिखी, तो तुम कहोगे इस वक्त सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इस वक्त से mgh ज्यादा है। ठीक, और अगर नीचे दिखा, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, तो इस बारी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल विल बी हाउ मच? नेगेटिव। ये आप 9th क्लास में भी आई थिंक यूज करते थे। बॉडी एच ऊपर गई तो पोटेंशियल एनर्जी mgh बढ़ गई, नीचे गई mgh, वहां पे सिंपल वे में एक्सप्लेन कर देते थे। यहाँ पे थोड़ा हमें डिटेलिंग में जाना है, ऑल्दो इस चैप्टर में अभी भी तुम वैसे ही चलो, सर एच ऊपर तो एनर्जी प्लस mgh हो गई, बढ़ गई, एच नीचे तो माइनस हो गई। बट ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, ये आगे बहुत काम आएगा। जब भी कंजर्वेटिव फोर्स होंगे तभी पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी। तुम स्पेस में चले गए, कोई तुम्हारे आसपास कोई प्लैनेट, कोई स्टार नहीं है, तुम पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, देयर इज नो पोटेंशियल ग्रेविटेशनल एनर्जी। अब ग्रेविटेशन, अब इस पेन को तुम एच हाइट ऊपर उठाओ, कुछ नहीं, कोई पोटेंशियल एनर्जी की बात ही नहीं करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी की हमेशा बात कब करोगे? जब वहां पे कोई कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी का कोई सेंस नहीं है वहां पे। ओके, नोट करो इसको। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात चल रही है। एंगल नहीं ले रहे ना, मैं नहीं ले रहा, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा अगली क्लास में कि यहां से यहां तुम जिस मर्जी रास्ते में लेके जाओ, ग्रेविटी का वर्क आएगा माइनस mgh। मैं कह रहा हूं ना, तुम यार इसको ऐसे ऐसे लेके जाओ, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे लेके जाओ, ऐसे लेके जाओ, अभी भी ग्रेविटी का वर्क आएगा माइनस mgh। तुम क्यों ऐसे लेके जा रहे हो इसको? मैंने कब बोला मैं इसको यहां से यहां सीधे लेके गया हूं? मैंने बोला ही नहीं मैं इसको कैसे लेके गया हूं, क्योंकि ग्रेविटी के वर्क को फर्क ही नहीं पड़ता कि आप इसको यहां से वहां कैसे लेके गए, हर बार ग्रेविटी का वर्क आएगा माइनस mgh। मैं प्रूव करके दिखाऊंगा इसको, वेट करो अभी।
ठीक है, लो डाउट डिस्कस कर लेते हैं पहले, क्योंकि वो मॉड्यूल के भी हैं, टेस्ट के भी होंगे। ये वाला क्वेश्चन देखना, एक ये न्यूमेरिक वाला क्वेश्चन था इस तरीके से। ये एक ब्लॉक है, इस पे हमने एक टाइम डिपेंडेंट फोर्स लगाया 2T। इस ब्लॉक का मास है 2 kg, म्यू की वैल्यू है 0.2। कह रहा है 4 सेकंड पे इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन था ये। क्या किया जीवन? बातें नहीं बेटे, प्लीज काम पे ध्यान, कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए सामने। पूरा क्वेश्चन सामने है, आप क्वेश्चन पढ़ते हो, उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो दिमाग में आपके इंफॉर्मेशन फीड होती है, यार क्लास में मैं डायरेक्ट, अक्षय बेटा इधर ध्यान, क्या तुम लोग यार खोए रहते हो बेटे, सामने ध्यान दे बच्चे। ये ब्लॉक पड़ा है टेबल पे, इस ब्लॉक और टेबल के बीच म्यू गिवन है, जी की वैल्यू 10 ले लेना। ब्लॉक पे हमने टाइम के साथ बदलता हुआ फोर्स लगाया। क्वेश्चन कह रहा है 4 सेकंड पर इस ब्लॉक की स्पीड क्या होगी। वी नीड इट्स स्पीड एट t इक्वल टू 4। बताओ गौरांग क्या किया? फ्रिक्शन ऐसे ही वेला पड़ा है वहां पे ना, फ्रिक्शन का कोई काम ही नहीं है कुछ भी। ये क्या है बताओ, इस क्वेश्चन में क्या होगा सुनो। फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू कितनी आएगी? फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू आएगी 0.2 इंटू नॉर्मल फोर्स, इस केस में वेट के बराबर है। और ना ये प्लीज ध्यान रखा करो, नॉर्मल फोर्स mg या इंक्लाइन प्लेन है तो mg cos थीटा के बराबर है या कुछ और तो नहीं है। इस केस में तो खैर n इज इक्वल टू mg है। फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ रही है? 4 न्यूटन। जब टाइम हो रहा होगा 1 सेकेंड, ये फोर्स कितना आएगा? 2 न्यूटन। ब्लॉक तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू 4 है। जब तक तुम्हारा फोर्स 4 न्यूटन से बड़ा नहीं होता ये ब्लॉक हिलेगा ही नहीं। तो इस क्वेश्चन में पहले 2 सेकंड तक तो ये ब्लॉक चलेगा ही नहीं। t इक्वल टू 0 पर तुम्हारा फोर्स 0 है, 0.1 सेकंड पर 0.2 है, फ्रिक्शन तो 4 न्यूटन की लिमिट रखता है। तो 0 से लेके 2 सेकंड, 1 सेकंड पे तुम्हारा फोर्स होगा 2, फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन लगेगा ना। फ्रिक्शन ऐसे ही बेवजह 4 न्यूटन क्यों लग जाएगा? फ्रिक्शन स्टैटिक वाला सेल्फ एडजस्टेबल है, उतना ही एक्ट करता है जितनी जरूरत है। पहले 2 सेकंड तक ये ब्लॉक चलेगा ही नहीं जब तक अप्लाइड फोर्स 4 न्यूटन नहीं हो जाता। सो फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 वेलोसिटी 0 ही रहेगी, 2 सेकंड तक तो चलेगा ही नहीं। किसने किसने सोचा इतना? बस 1 2, आगे बोलो। अब बात करो 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड के बीच की, जब टाइम 2 से बड़ा 4 से छोटा है। कितना फोर्स इस पे लग रहा है आगे की ओर? 2t। कितना लगेगा पीछे की ओर? अब तो 4 लगेगा। भाई तुम्हारा फोर्स मान लो 5 न्यूटन हो गया, ये 4 लगेगा और ये ब्लॉक भागेगा आगे। तो 2 सेकंड से 4 सेकंड तक इसका मोशन डिस्कस करो। इस पे नेट फोर्स कितना आएगा? 2t माइनस 4, दिस इज इक्वल टू व्हाट? ma। नेट फोर्स आएगा ना 2t माइनस 4, दिस इज ma। तो ये आ जाएगा, ma को इधर कर लो। सो 2a इज इक्वल टू 2t माइनस 4, ma इधर कर दिया मैंने, 2 से डिवाइड करो तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? अब ये चला गया काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन। बस एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। अब इसके बाद भी कई धुरंधर हैं, v इज u प्लस at लगा दिया होगा। एक्सेलरेशन टाइम के साथ बदल रहा है। अब इसके बाद खुद करना, a को लिखना dv बाई dt, dt को ले जाना उधर, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो हम इंटीग्रेशन में कर चुके। और टाइम को इंटीग्रेट करना 2 से 4 तक और वेलोसिटी को 0 से v तक, आंसर आ जाएगा 2। इसका आंसर 2 है, 4 दिया हुआ है, 2 है आंसर। ठीक है, नोट करो इसको और घर पे सॉल्व करना इसको पूरा। ऐसे थोड़ा ना टेस्ट में तुम लोग को पेश ऐसे कर दी जाएंगी चीजें, कुछ कुछ तो अच्छा आएगा ही। और डायरेक्ट क्वेश्चन भी थे काफी, ऐसा भी नहीं है कि बड़े सारे ही औखे क्वेश्चन थे। इसका 14 स्प्रिंग वाला नहीं, पहले ये देख लें जो तुमने पूछा। अच्छा ये वाला बेटा,
2 ब्लॉक्स, ये भी न्यूमेरिक वाला क्वेश्चन है, 2 kg एंड 4 kg। ये ब्लॉक 2 kg, ये ब्लॉक 4 kg। म्यू की वैल्यू यहां भी 0.4, यहां भी 0.4 टू 0.6 सॉरी। मासलेस स्ट्रिंग, फोर्स 10 न्यूटन लगाया और 20 न्यूटन लगाया। इधर फोर्स हमने लगाया 10 न्यूटन, इधर फोर्स हमने लगाया 20 न्यूटन। फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स ऑन 4 kg ब्लॉक -10 न्यूटन। 4 kg ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है -10, वो वैल्यू बतानी है। देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं प्रमेयर, क्या करते हैं, सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन इधर कितना आएगा 24 न्यूटन, इधर लिमिटिंग आएगी 8। चलो जी, सबसे पहले तो लिमिटिंग ढूंढ ली ऑफ कोर्स। देखो आप चेक करोगे कैसे, अप्लाइड फोर्स और लिमिटिंग फोर्स का ऐसे क्वेश्चंस में डिफरेंस किधर ज्यादा है। यहां पे अप्लाइड फोर्स है 10, लिमिटिंग है 8, मतलब ये 10 न्यूटन इसको चलाना चाहता है, तो इसका मतलब चलेंगे या नहीं चलेंगे वो बात की बात है ना। चलेंगे या नहीं चलेंगे वो बात की बात। आप इसको देखो, ये 10 और लिमिटिंग 8 है, तो इसका मतलब पक्का ये इधर जाना चाहता था, तो रस्सी में टेंशन आएगा। ठीक, अच्छा, अगर रस्सी में टेंशन आएगा, तुम यही देखना, इधर अप्लाइड है 20, लिमिटिंग है 24, तो इधर ये तो फ्रिक्शन ही रोक सकता है इसको, फ्रिक्शन ही कैपेबल है इसको रोकने में। तो इसलिए क्या होगा, यहां 10 आएगा, ये फ्रिक्शन आएगा 8, तो रस्सी में टेंशन कितना आएगा 2, तो रस्सी में टेंशन 2 आएगा, तो ये भी कितना आएगा 2। अब 20 और 2, इस पे नेट ड्राइविंग फोर्स कितना आ रहा है 18, तो इसलिए वैसे तो फ्रिक्शन 24 तक जा सकता है, बट अभी जरूरत सिर्फ कितनी है 18। ऐसे होगा ये क्वेश्चन। तुम देखोगे अप्लाइड फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन का डिफरेंस किधर ज्यादा है, किस तरफ अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा है। डिफरेंस तो तुम कहोगे सर इधर ज्यादा है, 20 और 24 4 का। अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फोर्स से बड़ा इस तरफ है, ठीक है, तो इसलिए ये ब्लॉक इधर, तो इसलिए यहां पे फ्रिक्शन लिमिटिंग आ जाएगा पहले। समझ में आई बात। ऐसे तुम कहोगे सर 20 बड़ा है 10 से, ये पूरा सिस्टम तो राइट को जाना चाहता था, तो वो काम याद, तो इसलिए तुम कहो सर इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, इस पे भी पीछे लगेगा, क्योंकि ये पूरा सिस्टम राइट को जाना चाहता है। गलत। तुम पहले ये चेक करो अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से बड़ा किधर है, उधर तो वही छोटा था। रस्सी ना भी होती इस ब्लॉक ने तो वैसे ही नहीं चलना था, ये 20 न्यूटन और ये 20, लेकिन अगर तुम ऐसे चलते, तुम कहते सर ये 24 है, हम तो 20 लगा रहे हैं, तो इसलिए यहां पे तो ये 20 न्यूटन आएगा, रस्सी में टेंशन तो 0 आएगा, क्योंकि ये तो 20 और 20 ने संभाल लिया। अब अगर टेंशन तुमने कहा 0 आएगा, तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। फिर तुम कहोगे ये ब्लॉक रुका है और ये ब्लॉक पे तो 10 - 8 नेट फोर्स आ गया, फिर तो इसको चलना चाहिए था, तो तुम कॉन्ट्राडिक्शन में खुद ही फंसोगे। तब भी दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि यार हम कहीं गलत कर गए। तो सबसे पहले फ्रिक्शन को तुम लिमिटिंग किधर लोगे, जिधर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन का डिफरेंस ज्यादा आ रहा है। समझ में आई बात। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में ये फोर्स, ऐसे क्वेश्चन होता, ये 10 ये 24 न्यूटन था ना, इधर 10 और 8 डिफरेंस आ रहा था 2, इधर तुम लगा दो फोर्स को 27 न्यूटन। अब इधर अप्लाइड फोर्स है 27 और लिमिट है 24, ये 3 न्यूटन बढ़ा है। इधर अप्लाइड फोर्स 10 है और लिमिटिंग 8, ये 2 न्यूटन बढ़ा है। अब रस्सी का टेंशन फोर्स उधर से पहले डिसाइड करो, क्योंकि वहां पे अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू का डिफरेंस ज्यादा है। तो यहां पे फ्रिक्शन को लगाओ लिमिटिंग, और ये रस्सी का टेंशन कितना ले लो 3, तो ये रस्सी का टेंशन 3, तो 10 और 3 का डिफरेंस 7, तो ये फ्रिक्शन खाली 7 लगेगा, 8 की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात। तो चेक करो, ऐसे एक इंक्लाइन प्लेन वाला क्वेश्चन भी है काफी अच्छा सा, कभी फिर आएगा आपके सामने, आपको सोचना पड़ेगा उसमें। और ये टेस्ट ऐसे ही ताकि आपकी थॉट प्रोसेस और क्लियर हो। नोट कर लो इस चीज को।
ये मैंने टेस्ट वाले से बदल दिया है वैल्यू, ये 27 कर दिया मैंने वैल्यू। ये चलेगा तो भाई साहब तब जब ओवरऑल इन दोनों का नेट ड्राइविंग फोर्स फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू को एक्सीड करेगा। ये चलेगा तो तब नेट, ये आ रहा है 8 और 24, जब इस पे नेट ड्राइविंग फोर्स 30, अगर वो 10 है तो इसको तुम इधर 42 से बड़ा लगाओ तब चलेगा। क्योंकि देखना बेटे इधर कब चलेगा, जब फ्रिक्शन यहां पे भी इधर लगे यहां पे भी इधर लगे, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, ये सोचना पड़ता है। भाई आंसर आया था 18, अब हमसे कह रहा था कि फ्रिक्शन फोर्स ऑन 4 kg ब्लॉक -10, तो 8 आंसर है। नहीं नहीं, वो प्लस करके करेंगे क्योंकि मैंने खाली मैग्नीट्यूड बोला हुआ है ना। अगर ये चल पड़ते फिर तो टेंशन, मान लो तुम इस फोर्स को कर दो अब, क्योंकि फ्रिक्शन की लिमिट यहाँ 24 है और यहाँ 8 है तो 32 है, ये 10 न्यूटन है, तो इधर 42 से बड़ा फोर्स लगा लो, 45 न्यूटन का लगा लो। अब ये सिस्टम राइट को चलेगा, क्योंकि अब इस सिस्टम, बातें ना आई, अब इस सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स कितना है, 45 - 10 35, दोनों ब्लॉक्स का फ्रिक्शन मिला के आ रहा है 32। अब ये सिस्टम राइट को चलेगा, यहाँ पे 45 आएगा, 24 टेंशन, अब कुछ टी लो, ये टी लो इधर, ये भी राइट को जा रहा है, फ्रिक्शन इधर लो 8, इक्वेशन लिख लो, 45 - t - 24 इज 4a, इसकी t - 18 इज 2a, निकाल लो t और a, दो इक्वेशन दो अननोन, ठीक है। ऐसे सॉल्व करेंगे अब इसको। और बताओ कौन सा वो होगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन इन वर्टिकल, आंसर सही है उसका, वो आंसर ना आंसर आ रहा है g/2 इन द वर्टिकल डायरेक्शन। जीरो क्यों, जीरो किस खुशी में, ग्रेविटी, वो इंक्लाइन प्लेन मजे ले रहा है वहां पे, इंक्लाइन प्लेन नॉर्मल फोर्स दे तो रहा है। ये क्वेश्चन देखना इधर, ये एक वेज है ऐसे 60 डिग्री, इस पर एक ब्लॉक पड़ा है, इधर ये एक वेज है, दिस एंगल इज 30 डिग्री, इस पर एक ब्लॉक पड़ा है, कह रहा है इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है। कैसे करें जिसमें, इन दोनों ब्लॉक्स का रिलेटिव एक्सेलरेशन चाहिए वर्टिकल डायरेक्शन में, तो पहले निकालो इनका नेट। शिवांश अलर्ट होके बैठ, ये एटीट्यूड चेंज करो एकदम, सोए सोए से एकदम, क्या है ये, अलर्ट एकदम। इन दोनों का नेट एक्सेलरेशन ढूंढो, नेट एक्सेलरेशन को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करो और फिर वर्टिकल डायरेक्शन में रिलेटिव निकाल लो। इसका नेट एक्सेलरेशन इधर कितना है, g sin 60 g√3/2, ये नेट एक्सेलरेशन है ना। हमेशा जब तुम वेक्टर के कंपोनेंट्स करते हो तो भाई नेट वेक्टर के करते हो ना, कंपोनेंट्स के कंपोनेंट थोड़ा ना कर देते हैं। अब ये नहीं कहना, तुम्हारे दिमाग में डाउट आया सर mg तो ऑलरेडी वर्टिकल है यार, नॉर्मल फोर्स भी तो है, अब इस नॉर्मल फोर्स ने mg के cos थीटा को कर दिया बैलेंस, अब इस ब्लॉक पे नेट फोर्स बचा mg sin थीटा, mg cos थीटा को तो बैलेंस कर दिया ना इनने, तो एक तरह से समझो इफेक्टिव ग्रेविटी mg sin थीटा है, g sin थीटा इसका नेट एक्सेलरेशन है। तोड़ दो इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये एंगल 60 है तो ये वाला एंगल भी 60 आएगा, चेक कर लो, तो ये कितना आएगा, cos 60 इधर sin 60 इधर, मेरे को वर्टिकल वाला चाहिए था तो ये कितना आएगा, g√3/2 इंटू साइन 60, यानी √3/2 एक बार फिर से, तो ये क्या आएगा 3g/4। तो ये ब्लॉक वर्टिकल डायरेक्शन में किस एक्सेलरेशन से आ रहा है, 3g/4। ये नहीं कहना सर ये तो वर्टिकल में g से आना चाहिए था, क्यों भाई एन भी तो है वहां पे, ऐसे थोड़ा ना मैंने छोड़ दिया है हवा में जो g से नीचे गिरे। अब ये वर्टिकल डायरेक्शन में किस एक्सेलरेशन से, कितना आसान वेक्टर का क्वेश्चन था यार, वेक्टर में यही तो करते हो, नेट फोर्स के, नेट वेक्टर के कंपोनेंट्स करते हो। इस डायरेक्शन में क्या आएगा, g√3/2 इंटू cos 60, cos 60 होता है हाफ,
तो ये कितना आया cos 60, सॉरी 1/2, बाद में मैंने ठीक ही लिख दिया, खैर 2 to 4। तो ये ब्लॉक का नेट एक्सेलरेशन ये रहा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है √3g/4, वर्टिकल कंपोनेंट है 3g/4। ऐसे ही इसका कंपोनेंट्स करो, इसका नेट एक्सेलरेशन इधर कितना है g sin 30 यानी g/2। इसको तोड़ो वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये 30 डिग्री एंगल है तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा 30, तो cos 30, तो g/2 cos 30 कितना होता है √3/2, तो इसका हॉरिजॉन्टल क्या आया √3g/4 और वर्टिकल क्या आएगा sin 30, तो g/4। तो अगर मेरा सवाल होता इन दोनों ब्लॉक्स के बीच हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है 0, इसका भी √3g/4, उसका भी √3g/4, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है। मतलब अगर ये ऐसे 60 डिग्री का इंक्लाइन प्लेन है, इसके ठीक नीचे ऐसे ये 30 डिग्री का इंक्लाइन प्लेन है, ये 30 और ये 60, यहां से तुमने ब्लॉक को रिलीज किया, यहां से रिलीज किया ब्लॉक को, शुरू में दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है 0, वेलोसिटी ही 0 थी, रेस्ट से रिलीज किया था। सो अगर इन दोनों ब्लॉक्स को आप रिलीज करोगे, शुरू में दोनों रेस्ट पे थे इनिशियल, लुक एट द मोशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तुम कह रहे हो दोनों का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन सेम है, थोड़ी देर के बाद ये ब्लॉक अगर यहां पहुंचा होगा ना, मेरा सवाल हुआ बताओ ठीक इस वक्त नीचे वाला ब्लॉक किधर है, तो आप कहोगे दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इक्वल मतलब बोथ विल बी ऑन द सेम वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बराबर का क्या मतलब है, दो ब्लॉक्स यहां से चले, दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट सेम होना है, हॉरिजॉन्टली सेम आगे गए हैं, तो दे मस्ट बी ऑन द सेम वर्टिकल लाइन ना। नहीं समझ में आ रही बात, ये एक्स वाई प्लेन है, ऐसे यहां से एक ही साथ ओरिजिन से दोनों ब्लॉक चले, मैं कह रहा हूं एक्स एक्सिस के अलोंग इन दोनों का मोशन आइडेंटिकल है, वाई के अलोंग अलग है, तो थोड़ी देर के बाद अगर एक पार्टिकल यहां कहीं होगा, दूसरे को यहीं कहीं होना चाहिए ना, एक्स एक्सिस के अलोंग तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है। ऐसी बातों को सोचना सीखना है आपने, तब जाके दिमाग की ग्रोथ होगी और ये क्वेश्चंस आप एडवांस लेवल वाले कर पाओगे। नहीं तो करते रहो, फॉर्मूले लिख लिख के सॉल्व करते रहो, जेई मेन तक उससे भी काम चल जाएगा। तो इस केस में अगर थोड़ी देर के बाद ये ब्लॉक इधर है, तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो ऐसे, ये वाला ब्लॉक यहाँ पे होगा। मैं ऐसा क्वेश्चन क्रिएट करके दे सकता हूँ आपको, जहां पे आपको ये आइडिया लग गया कि इन दोनों का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन तो सेम है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी तो सेम थी शुरू में 0, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन इनका हमेशा सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में अलग होगा, क्वेश्चन था वर्टिकल डायरेक्शन में, तो हो गया अभी ये 3g/4 और g/4 और दोनों डाउनवर्ड, तो रिलेटिव कितना घटा दो, 3g/4 माइनस g/4 कितना आएगा g/2। सो इसका आंसर मैं करेक्ट करवा दूंगा, इट इज g/2 इन द वर्टिकल डायरेक्शन, वहां शायद हॉरिजॉन्टल आंसर आ गया। ठीक है, नोट करो इसको, इन सब चीजों पे ध्यान दो सिंसियरली। और कौन सा बताना है बताओ, मतलब ABCD ऑप्शन वाला है। पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल, इसका आंसर 8 है बेटे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है एंगुलर वेलोसिटी अबाउट अ पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस इज 2, तो सेंटर के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी दुगनी हो जाएगी, ये बात मैंने आपको बताई हुई है। अगर कोई पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूम रहा है इस तरीके से, ये पोजीशन वेक्टर है, ये पार्टिकल यहां से यहां गया ऐसे, ये ऐसे आएगा, तो जब ये पार्टिकल बेटे ए से बी गया, सेंटर के अबाउट पोजीशन वेक्टर थीटा घूमा, सरकमफेरेंस के अबाउट वाला आधा घूमेगा, ये तो पता है बात आपको। ये एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, द रेट एट विच पोजीशन वेक्टर इज रोटेटिंग। ये पार्टिकल तो ए से बी गया,
O पॉइंट के अबाउट ये पोजीशन वेक्टर कितना घूमा, थीटा। तो सरकमफेरेंस के अबाउट कितना घुमा, ये पोजीशन वेक्टर कितना घुमा सेम टाइम में, थीटा बाय 2। समग्र सामने ध्यान, सो आधा एंगल ही घूमा है। तो इसका मतलब अगर सेंटर के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो सरकमफेरेंस के अबाउट होगी ओमेगा बाय 2। यहां उल्टा गिवन था, कह रहा था सरकमफेरेंस के अबाउट ओमेगा है तो सेंटर के अबाउट होगी 2 ओमेगा, और सरकमफेरेंस के अबाउट दे रखी है 2 रेडियन पर सेकेंड, तो सेंटर के अबाउट इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 4। और फिर अब इसकी लीनियर स्पीड v क्या आएगी, ओमेगा आर, दैट इज 4 इंटू रेडियस कितना है 2, 8 आंसर है इसका, 8 मीटर्स पर सेकेंड। बट आंसर की में शायद सही दिया हुआ है, वहां पे 8 ही दिया हुआ है आंसर। और कौन सा, स्प्रिंग वाला। हमने क्लास में ये क्वेश्चन किया था ना गौरांश बेटे, ये स्प्रिंग ऐसे लगा था, ये एक ब्लॉक अटैच था मास 2m, ये एक ब्लॉक अटैच था मास m। हमने कहा था इस रस्सी को अगर कट किया तो जस्ट आफ्टर दैट इसका और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या कॉन्सेप्ट लगाया था कि टाइम लगेगा। जस्ट आफ्टर यू कट दिस, स्प्रिंग फोर्स अभी उतना ही होगा जितना पहले से था, सेम कॉन्सेप्ट यहां लगाओ। इस क्वेश्चन में ऐसे ये रस्सी है, ये ब्लॉक है इधर, ये स्प्रिंग ऐसे अटैच्ड है, ठीक है। ये स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर है, दिस एंगल इज 37 डिग्री, वर्टिकल से 53 दिया है, इधर से 37, कुछ भी ले लो आप। नाउ ये रस्सी का टेंशन लग रहा होगा T, इसका वेट आ रहा होगा नीचे mg, ये स्प्रिंग फोर्स इधर की ओर आ रहा होगा कितना, kx। फिलहाल ये ब्लॉक रेस्ट पे है तो इसका मतलब ये kx cos 37 डिग्री टेंशन को बैलेंस कर रहा होगा, kx sin 37 डिग्री किसको बैलेंस कर रहा होगा, वेट को बैलेंस कर रहा होगा, ठीक। जैसे ही तुमने इस रस्सी को कट कर दिया टेंशन गया, टेंशन गया तो ये बच गया kx, क्योंकि रस्सी को कट करने के तुरंत बाद अभी kx तो उतना ही होगा, kx उतना ही है तो kx का वर्टिकल कंपोनेंट तो अभी भी mg को बैलेंस कर रहा है। तो रस्सी को कट करने के तुरंत बाद फोर्सेस बचे क्या, फोर्सेस बचे kx और mg। ये एंगल 37, kx अभी उतना ही है क्योंकि क्वेश्चन है जस्ट आफ्टर, तो kx का साइन 37 तो पहले की तरह अभी भी mg को ही बैलेंस कर रहा है, kx cos 37 बेचारा बच गया। तो इसका मतलब पहले यहां से kx की वैल्यू निकाल लो, kx की वैल्यू क्या आ रही है, mg अपॉन साइन 37। नाउ इस केस में क्या आएगा, kx cos 37 डिग्री इज इक्वल टू ma आएगा, kx cos 37 बच गया, दैट इज इक्वल टू ma। kx की वैल्यू ये डाल दो, mg अपॉन साइन 37, तो ये कितना आ जाएगा, cot 37 डिग्री, दिस इज इक्वल टू ma, mm कैंसिल, cot 37 tan 37 होता है 3/4, तो ये आएगा 4/3, 4g/3 आंसर आ गया। बस वही कॉन्सेप्ट है कि स्प्रिंग का फोर्स, कभी भी ऐसा सवाल आया जस्ट आफ्टर वी रिमूव दिस स्प्रिंग, सॉरी रस्सी, तो स्प्रिंग का फोर्स अभी वही है जितना पहले था। थोड़ी देर के बाद ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा क्योंकि ये ब्लॉक इधर झूल के जाएगा, बट वो थोड़ी देर के बाद, क्वेश्चन था जस्ट आफ्टर। ओके, नोट करो इसको। और कोई है, हाँ, बट पेंडुलम की लेंथ बढ़ रही होगी क्योंकि स्प्रिंग अब थोड़ा सा और एलोंगेट होना चाहेगा जब ये ब्लॉक नीचे आएगा तो, ठीक है। हरनूर बेटे अलर्ट, सामने ध्यान, इधर उधर बिल्कुल नहीं कोई ऐसे डिस्ट्रैक्शन। फिफ्थ इसी सेट का फिफ्थ क्वेश्चन देखना एक बारी। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अ पार्टिकल रोटेट्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस √2 मीटर, ठीक है। ये क्लास में करा हुआ बेटे क्वेश्चन इस तरीके का, सर्कल में घूमना शुरू किया पार्टिकल ने, सर्कल का रेडियस कितना दे रखा है, √2 मीटर, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियल स्पीड कितनी है 0, विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, अल्फा कितना दे रखा है, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है
तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं। अल्फा कांस्टेंट है तो वी कैन यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन। कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम इट रोटेट्स क्वार्टर सर्कल। कह रहा है जब ये पार्टिकल यहां से घूम के यहां पहुंचा तो ए से बी इस पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी बताओ। क्या किया बोलो? ये काम जो तुमने किया, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2, ये काम तुमने क्यों किया? एवरेज वेलोसिटी को इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 सिर्फ और सिर्फ हम तब लिखते हैं जब एक्सेलरेशन होता है कांस्टेंट। आर यू श्योर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो टेंजेंशियल भी है, रेडियल भी है, और उनके तो डायरेक्शन भी लगातार बदल रहे हैं एक्सेलरेशन के। एवरेज वेलोसिटी का वो फॉर्मूला लिमिटेड फॉर्मूला है, मैंने ये बहुत बहुत क्लियर आप लोगों को बताई हुई है। एवरेज वेलोसिटी का जनरल मेथड होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये एवरेज वेलोसिटी का जनरल मेथड है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बहुत हमें पता है ना, यही तो सीखा है सब कि तुम लोग क्या गलतियां करते हो। इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 बचपन से सिखा दिया जाता है, 9th 8th 9th क्लास से इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 हो गया। वो लिमिटेड रिजल्ट है, वो सिर्फ तब आता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है। अदरवाइज एवरेज वेलोसिटी का जनरल मेथड ये रहा। करो अभी सब लोग सॉल्व जरा इस क्वेश्चन को, दिमाग लगाओ, करो करो सॉल्व। एवरेज वेलोसिटी ढूंढनी है जितनी देर में ये यहां से यहां घूमा। यार लॉजिक लगाओ, क्या चाहिए तुम्हें? डिस्प्लेसमेंट चाहिए, टाइम चाहिए। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? √2r। डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा ना, सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट। इस बार तुम्हें एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो एवरेज वेलोसिटी तो इनिशियल और फाइनल के बीच, ये जो डिस्प्लेसमेंट ये रहा। तो डिस्प्लेसमेंट तो यहां हमें पता है, दिस इज √2 टाइम्स रेडियस। टाइम चाहिए बस हमें यहां पे। कैसे ढूंढे टाइम? अल्फा कांस्टेंट है, इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। हाँ, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर लगाओ। यार लॉजिक लगाओ, अल्फा गिवन है, अल्फा कांस्टेंट है, मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन पे जा सकता हूं। ओमेगा इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे फाइनल ओमेगा पता ही नहीं है। इतना तो पता है ना, जब ये ऐसे घुमा तो सेंटर पे एंगल कितना बनाया? 90 डिग्री। तो आप इसको यूज करो, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थीटा कितना है? π/2। अब यहाँ 90 डिग्री रख के सब खराब मत कर देना, इन फॉर्मूलों में एंगल मस्ट बी इन रेडियंस। सो ये π/2 आ गया। ओमेगा नॉट 0 है, हाफ अल्फा कितना दिया है? π/4 टी स्क्वायर। पाई और पाई कैंसल, 2 और 2 कैंसल, टाइम कितना आ गया? 2 सेकेंड। तो ये √2r की वैल्यू आ रही है 2, टाइम भी 2, 1 आंसर आ गया, खत्म। एवरेज वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड। बेसिक क्वेश्चन है, फंडामेंटल अप्लाई करो, चेक करो एक बारी। एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और कौन सा बताओ? है कोई और? मॉड्यूल के डाउट्स बताओ। 10th 12th 17th। 10th क्वेश्चन देखना। 10th क्वेश्चन में it says that a man is standing on a rough horizontal disc। ठीक है, ये कैसे डिस्क है? This man is standing here on this rough horizontal disc which is rotating with constant angular velocity of 5 radians per second। ये डिस्क कैसे 5 रेडियंस
पर सेकेंड पे रोटेट कर रही है। सामने ध्यान दो इधर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर शुड ही स्टैंड सो दैट ही डज नॉट स्लिप। ये क्वेश्चन बिल्कुल जैसे कार एक फ्लैट रोड पे टर्न ले रही होती है ऐसे, तो कार के टायर्स को फ्रिक्शन फोर्स, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है सर्कल में घूमने के लिए? फ्रिक्शन। ऐसे ही ये बंदा जब इस टेबल पे खड़ा है, रोटेटिंग टेबल पे, ऐसे झूले वगैरह में भी आप ये देख सकते हो, बड़ा सा ऐसे डिस्क है, सपोज कोई पर्सन खड़ा है, तो अगर ये ऐसे घूम रहा है, इसका वेट mg और नॉर्मल फोर्स वो वर्टिकल लगेंगे दोनों, उनका इस मोशन में कोई काम नहीं है। तो जब ये ऐसे हॉरिजॉन्टल घूम रहा है तो इसको सर्कल में घूमने के लिए फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। इसके पैरों पर डिस्क से फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक आएगा अंदर की ओर। ये बिल्कुल कार टेकिंग अ टर्न ऑन फ्लैट सर्कुलर रोड वाला एग्जांपल है। ठीक, इस f की वैल्यू कितनी आएगी? इस f की वैल्यू आएगी m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक, मास इसका हमें गिवन है, मैन इस मास की शायद जरूरत ना पड़े, हम लिखेंगे दिस इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एम जी। भाई फ्रिक्शन तो हमेशा लिमिटिंग से कम होना चाहिए, m और m कैंसिल हो गए, ओमेगा कांस्टेंट गिवन है 5, तो इसका मतलब रेडियस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू जी बाय ओमेगा स्क्वायर। सो दिस r मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू, सॉल्व कर लो, म्यू जी बाय ओमेगा स्क्वायर। दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम एज सिंपली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है। तो इसका मतलब इस बंदे पे कोई तो फोर्स जरूर है जो सेंटर की ओर। ये सब आपने घर पे सोचना है, ये नहीं सोचोगे ऐसे ही सात्विक नहीं करे ना क्वेश्चन ये। कितने? ठीक है, मैं ना तुम लोग से प्रॉपर ये सबमिट करवाऊंगा क्वेश्चंस। बोलो बेटे। एक मिनट, ये रूट म्यू जी आर, रूट म्यू जी आर से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, वो भी कर सकते हो कि दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू रूट म्यू जी आर, वो यहीं से आता है। ठीक है, 13 12th क्वेश्चन हो गया था। 12th अच्छा क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन देखो एक बारी, देखना इधर। 12th, a wedge of mass 2m and a cube of mass m are shown in figure. Between cube and wedge, there is no friction. Minimum friction between the wedge and the ground so that wedge does not move. तो इस क्वेश्चन में हम चाहते हैं कि ये वेज रेस्ट पे रहे। ये रहा वेज, ये वेज को रेस्ट पर रहना है। ये रहा ब्लॉक, मास m, इसका मास 2m। यहाँ पे हमें म्यू की बातें नहीं, मिनिमम वैल्यू चाहिए सो दैट ये वेज रेस्ट पे रहे। श्रेया कैसे किया बेटे? किया नहीं, क्या ट्राई किया? बिल्कुल, इस केस में नॉर्मल फोर्स mg cos थीटा आएगा, क्योंकि जब ये वेज रेस्ट पे है तो फिर ये ब्लॉक तो बस इधर स्लाइड हो रहा है, यानी ब्लॉक पर इधर लगने वाले फोर्सेस बैलेंस होंगे, यानी इसके वेट mg cos थीटा को नॉर्मल फोर्स बैलेंस कर देगा n, ये mg cos थीटा। यानी अदरवाइज अगर ये वेज चलता है ना, फिर ये n mg cos थीटा के शायद बराबर नहीं आता, फिर हमें चेक करना पड़ता है, बट फिलहाल बराबर है। आप लॉजिक्स लगाओ, प्रबंधन ध्यान दे बेटे इधर। ये नॉर्मल फोर्स इस mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है, इस वक्त mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है पूरी तरीके से। अब आप जरा वेज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये रहा वेज, ये एंगल कितना गिवन है? 45 डिग्री। ये जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है ब्लॉक, वेज ने ब्लॉक को, तो ब्लॉक ने वेज को n ऐसे दिया, इसका वेट नीचे की ओर आएगा, टेबल से नॉर्मल फोर्स ऐसे आएगा n1। अब इस ब्लॉक को चलाना कौन चाहता है? n का हॉरिजॉन्टल पार्ट, और इस वेज को रोक कौन रहा है? फ्रिक्शन। ठीक है, ये n का हॉरिजॉन्टल पार्ट, ये वर्टिकल पार्ट, एंगल 45 डिग्री है, तो फिर मुझे दिमाग नहीं लगाना थीटा कहाँ है और 90 माइनस 45 डिग्री है, फिर तो सीधे लिखो cos 45 sin 45 दोनों ही बराबर है। तो ये फोर्स कितना आ गया? n sin 45 डिग्री। ये कितना आ गया? n cos 45 डिग्री। n को तोड़ दिया। नाउ वर्टिकल डायरेक्शन में तो वेज नहीं चल रहा, ऊपर की ओर क्या फोर्स है? n1, नीचे की ओर क्या फोर्स है?
2mg plus n cos 45 डिग्री, दिस इज 2mg प्लस n कितना है, n की वैल्यू mg cos थीटा है, सो mg cos 45 इंटू cos 45 ये 2 आ जाएगा, सो ये आ जाएगा 5mg/2, ये आ जाएगी n1 की वैल्यू। ठीक, अब इस ब्लॉक को चलाना कौन चाहता है, n sin 45, सो n sin 45 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू एफ आना चाहिए। इस पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर लगेगा और कैसा, स्टैटिक, क्योंकि चल नहीं रहा ये, तो n sin 45 राइट को फ्रिक्शन लेफ्ट को बैलेंस करने चाहिए। n की वैल्यू थी mg cos थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, mg cos 45 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री इज f, ये आ जाएगा mg/2 इज इक्वल टू f, और f होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू म्यू n1, f की वैल्यू आ रही है mg/2, दिस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू टाइम्स n1 आ रहा है 5mg/2, mg/2 mg/2 क्या, म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/5 आ गया, दैट्स ऑल। सो म्यू की वैल्यू 1/5 से बड़ी होनी चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन पूरा साफ साफ दोबारा सॉल्व करोगे, ठीक है, कल डिस्कस कर लेते हैं बाकी, कल मैं पहले मॉड्यूल के डाउट्स बता दूंगा। आज आप एक काम करो, कहां तक करे थे, 20 तक, कहां तक करें, हाँ तो कल तक ये 30, और वर्क पावर की शीट भी आज एक शीट में अभी अरेंज करा देता हूँ, उस शीट के 10 क्वेश्चन करो, 10 इसके करो, 21 से 30 और वो शीट के 10 क्वेश्चन, ठीक है। ओके बेटे तरन।